हेलो बच्चों। कुछ कर दिखाने की चाह, बड़ा बनने की चाह, बिग थिंग्स, यू ऑल वांट टू बिकम बिग एंड डू बिग थिंग्स, राइट? बड़े काम सभी करना चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो। बड़े काम तभी होंगे जब छोटे काम सही कर पाएं। बिग थिंग्स हैपन व्हेन यू डू लिटिल थिंग्स, राइट? तो बच्चों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। जिस चैप्टर का आप सभी को इंतजार था, आ गई है वो घड़ी। Now today we are going to start chemistry third chapter atoms and molecules। इस चैप्टर का सभी बच्चों ने इंतजार काफी वक्त से किया है। बहुत सारी कमेंट सेक्शन में भी ये बातें आ रही थी कि मैम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स शुरू कीजिए। तो फाइनली आई एम हियर टू हेल्प यू आउट इन दिस चैप्टर। बच्चों, ये चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ना कि सिर्फ क्लास 9th के पॉइंट ऑफ व्यू में, बल्कि केमिस्ट्री का बेस बनाने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। 9th में, 10th में, 11th में, 12th में जब तक केमिस्ट्री सीखनी है, तब तक के लिए इस चैप्टर के बारे में जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब पता चल गया है कि ज़रूरी बहुत है, तो ध्यान पूरा लगाइएगा। हर छोटी छोटी बारीकियों पे काम करना होगा आपको। What is an atom? What is a molecule? How are they made? What exactly happens with them? सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो बिना देर करे हुए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर के साथ, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में क्या क्या पढ़ेंगे आज हम? लेट मी क्विकली टेल यू व्हाट आर द टॉपिक्स व्हिच आर गोइंग टू बी कवर्ड। बच्चों, आज हम बहुत ज़रूरी बातें जानने वाले हैं। आज हम ऐसे सवालों के जवाब देंगे जो सभी के दिमाग में होते हैं। कुछ बच्चों को इन सवालों के जवाब पता है और कुछ को नहीं। सो एवरीबडी यू शुड नो द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। इन सवालों के जवाब आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना ही क्लास 9th के लिए बल्कि केमिस्ट्री से दोस्ती करने के लिए। This is very important. You need to know the answers of these questions. तो चलिए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने हैं। पहला सवाल, What is an atom? एटम होता क्या है? क्या एटम को हम देख सकते हैं? Can we see an atom? और एटम कितना छोटा है? ओके, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, एटम की साइज क्या है भाई? इस सवाल का जवाब भी हम ढूंढेंगे। और बच्चों, हम ये जानेंगे हाउ डू एटम्स अकर। एटम्स हमें मिलेंगे कहाँ, कैसे मिलेंगे, किस फॉर्म में मिलेंगे, इस सवाल का जवाब भी हम ढूंढेंगे। और हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जानेंगे, केमिस्ट्री के हार्ट हम कह सकते हैं बच्चों। केमिस्ट्री में अगर कोई भी काम आपको करना है तो आपको एलिमेंट्स के एटम्स को यूज़ करते हुए अलग अलग रिएक्शंस लिखने होंगे। तो रिएक्शंस लिखने के लिए, किसी को कोई बात समझाने के लिए उनके सिंबल्स पता होने ज़रूरी है। तो एक एटम का सिंबल क्या है? अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग सिंबल्स होते हैं उनके एटम्स के। तो वो सिंबल्स आए कहाँ से, किसने बताए, कैसे बने, इन सवालों के जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं बच्चों। तो क्या तैयार हैं आप? चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। बच्चों, मैं पहले ही बता देना चाहूँगी, हर सवाल का जवाब ना ही ज़रूरी है बल्कि हम इन्हें यूज़ भी करेंगे आगे आने वाले सालों में। तो इन सभी सवालों के जवाब को क्रिस्टल क्लियर आपको जान लेने होंगे। कॉन्सेप्चुअली यू नीड टू अंडरस्टैंड देम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। और ढूंढने के लिए सबसे पहले बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग, पिछले दोनों चैप्टर्स में मैटर के बारे में जान लिया था, हाँ या ना? सो मैटर के बारे में जब जानकारी मिल गई है तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, केमिस्ट्री में जब हम बात कर रहे हैं ना, तो हम आज ये जो चैप्टर है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैटर से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जल्दी से मैटर क्या होता है रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज मैटर, जल्दी बताइए जरा। हमारे आसपास की इतनी सारी चीजों में है मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड एज मैटर, राइट? तो जब हमें ये पता चल गया है कि मैटर क्या होता है, तो अगला सवाल है मैटर बना किससे? What is matter made up of? हमने पढ़ लिया था कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, याद है कि नहीं? मैंने आपको बताया था कैसे हर चीज में मैटर है, राइट? So everything in our surroundings which occupies space and has mass is called as matter. घरों में, किताबों में, शिप्स में, पेन में, पेंसिल में, हर जगह मैटर है भाई। इन सभी को मैटर कहेंगे हम, राइट? तो जब हमें पता चला, हमने मैटर को क्लासिफाई किया था, याद है आपको? वी क्लासिफाइड मैटर। और मैटर को हमने क्लासिफाई किया था इनटू प्योर सब्सटेंस एंड
इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर। मिक्सचर के बारे में सारी जानकारी चैप्टर 2 में हमने ले ली है। तो अब बारी है प्योर सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन की। प्योर सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन में हमने जाना था कि इट इज क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। याद है ये बात आप सभी को? अगर याद है तो ये भी याद होगा कि एलिमेंट्स बने किससे हैं? याद है, एलिमेंट्स हैव फर्दर बीन क्लासिफाइड इनटू एटम्स मॉलिक्यूल्स। याद है कि नहीं? तो बच्चों इन्हीं एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जिक्र हमें करना है। हमें ये जानना है कि मॉलिक्यूल क्या है, एटम क्या है, आयन क्या है, तो इन सभी को जानना है हमें। तो हमारा इस चैप्टर का मेन लक्ष्य यही है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन्स, एटम की थियरी, किसने बताया, क्या बताया, इन बेसिक सवालों के जवाब हमें ढूंढने होंगे। और इस चैप्टर में बच्चों प्रॉब्लम्स भी है, मजा आएगा करने में। तो चलिए फिर, आप समझ गए हो इस चैप्टर का एजेंडा क्या है। ये पहले वाले चैप्टर से रिलेटेड है बच्चों। जो क्लासिफिकेशन हमने सीखी थी अब इन डेप्थ हम जानने वाले हैं। ओके, सो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ये टाइनी पार्टिकल्स क्या हैं यही हमें जानना है बच्चों। ओके, सो नाउ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिनसे मैटर बना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, याद है? तो यही तो ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यही है हमारे एटम्स। ये छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल्स को हम कह रहे हैं एटम्स। तो मैटर इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है क्या? टाइनी पार्टिकल्स। वही टाइनी पार्टिकल्स एटम्स कहलाएंगे बच्चों। अब आपको जानना होगा, मैम ये बात तो समझ आ गई कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड दिस टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एटम्स। अब बच्चों एटम के बारे में बारीकियों में जाना होगा, एक एक बात को समझना होगा। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक एटम का डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। ओके, व्हाट इज एन एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। सबसे छोटा पार्टिकल किसका? एलिमेंट का। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। डोंट वरी, इस डेफिनेशन की एक एक बात मैं आपको समझाऊंगी, सवालों के थ्रू इनके जवाब भी ढूंढेंगे हम। जनरली किताबों में ये लाइन लिखी होती है, तो पहले मैं ये लाइन आपको मैं बताना चाहूंगी, फिर देखिएगा कैसे इनको समझेंगे हम। ओके, सबसे छोटा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, अकेला नहीं मिलेगा वो। ओके, which may or may not exist independently, और ये it takes part in a chemical reaction and can take part in a chemical reaction। इसीलिए हमें इन्हें सीखना होगा बच्चों, क्योंकि केमिकल रिएक्शन अगर करना है तो केमिकल रिएक्शन किससे करेंगे? एलिमेंट्स के, एटम्स को यूज करके ही तो करेंगे। आप समझ गए हो ये बात, हम क्यों इन सब के बारे में जान रहे हैं, राइट? सो एटम का डेफिनेशन तो हमने जाना है, बट वी आर गोइंग टू नो इन डिटेल अबाउट दीज थिंग्स। कुछ और सवाल है इंटरेस्टिंग से, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो हम समझ जाएंगे। तो एटम के बारे में अभी के लिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, क्लियर है ये बात? एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और which may or may not exist independently and it can take part in chemical reaction में participate करता है, ये chemical reaction में participate करता है। ओके, सो बच्चों जब हम सीख रहे हैं ना एटम्स के बारे में, तो पहला सवाल हम जो सोचेंगे वो ये है, ये एटम का डेफिनेशन को और डिटेल में जानने से पहले आपके दिमाग में ये सवाल आया कि नहीं कि क्या एटम्स को हम देख सकते हैं? क्या किसी ने एटम को देखा है? ये एटम की शुरुआत कहाँ से हुई? तो तैयार है एटम की शुरुआत के बारे में जानने के लिए? बेसिक हर टेक्स्ट बुक में जब भी एटम का जिक्र होगा, एटम के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। हमारे इंडिया में बहुत सारे हजारों साल पहले, ओके, एक महर्षि कन्नद नाम के फिलोसोफर थे। नाम क्या है बच्चों? महर्षि कन्नद। इन्होंने बोला कि मैं ढूंढूंगा सबसे छोटा पार्टिकल। इनका यही लक्ष्य था कि मैं सबसे छोटा पार्टिकल ढूंढूंगा और उसका नाम मैं रखूंगा परमाणु। क्या नाम रखूंगा? परमाणु। तो महर्षि कन्नद ने बच्चों परमाणु को ढूंढने की दौड़ में वो लग पड़े। तो वो परमाणु ढूंढने निकले। क्या ढूंढने निकले? परमाणु ढूंढने निकले। तो उन्होंने परमाणु ढूंढने के लिए क्या किया? एक्चुअल में बच्चों सबसे छोटा पार्टिकल जो है, जब वो उनको ढूंढने निकले तो उन्होंने क्या किया? गोल्ड के पीस को लिया। किसको लिया? गोल्ड के पीस को। उसको तोड़ते चले गए, तोड़ते चले गए, तोड़ते चले गए। और जब उन्होंने लगा उनको कि अब मुझे सबसे छोटा पार्टिकल मिल गया है, अरे नहीं वो तो नहीं, और भी छोटा हो सकता है। सो ही अंडरस्टूड एंड रियलाइज्ड दैट आई कैन नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल।
आई कैनॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा हिस्सा जो मुझे मिला वो भी और टूटा जा सकता है, फिजिकली इम्पॉसिबल हो गया उनके लिए, तो उनको परमाणु मिला नहीं। पर उन्होंने परमाणु की खोज शुरू करी, पहले उन्होंने पदार्थ लिया। क्या लिया बच्चों? पदार्थ। He took a substance, he took gold, गोल्ड एलिमेंट को चुना उन्होंने, सोने को चुना, और उसको तोड़ने की कोशिश करते रहे, और उन्होंने ये सोचा कि एंड में जो सबसे छोटा पार्टिकल आएगा उसका नाम मैं परमाणु रखूंगा। इंडिया में जब ये सब चल रहा था उसी टाइम पे ग्रीस में ग्रीक फिलोसफर्स भी काम पे लगे हुए थे। वो भी ये ढूंढना चाह रहे थे कि हमारे आसपास के मैटर, जो चीजें हमारे आसपास हैं, वो किससे बनी हैं। उन्होंने भी यही रियलाइज किया, और वो जो साइंटिस्ट है बच्चों जिनके नाम आपको याद रखने हैं ग्रीक फिलोसफर्स के, वो हैं डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, इन्होंने भी यही बात कही कि सबसे छोटा पार्टिकल, इंडिविजिबल पार्टिकल जो होगा, इंडिविजिबल पार्टिकल, उसका नाम इन्होंने दिया एटॉमोस। क्या दिया? एटॉमोस। सेम चीज, नाम परमाणु, ओके, इन्होंने नाम दे दिया ग्रीक फिलोसफर्स ने, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने, एटॉमोस। याद रहेगी ये बात? क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके। हर जगह बेटा छानबीन होती रहती है, और जब ये पता करने की कोशिश की गई है जो हमारे आसपास का मैटर जिन चीज से बना है वो क्या है, कैसे है, इस छानबीन में उन्होंने ये बोला कि सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा, इंडिविजिबल पार्टिकल होगा, उसका नाम होगा एटॉमोस। क्या नाम होगा बच्चों? एटॉमोस। ओके। नाउ एटॉमोस नाम से ही डिराइव हुआ है नाम हमारा एटम। क्या नाम है बच्चों? एटम। ये एटम नाम दिया है हमारे जॉन डाल्टन ने। किसने नाम दिया है? जॉन डाल्टन ने। स्टूडेंट्स, यू हैव टू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड कि इस चैप्टर में इन साइंटिस्ट के नाम, इन फिलोसफर्स के नाम मैं कहूंगी, बल्कि इन फिलोसफर्स के नाम याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। इंडियन फिलोसफर कौन है? महर्षि कन्नद। ग्रीक फिलोसफर्स कौन से हैं? डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। इन्होंने सजेस्ट किया कि सबसे छोटा पार्टिकल जो इंडिविजिबल पार्टिकल है उसे कहेंगे एटॉमोस, और जॉन डाल्टन ने एंट्री मारी और उन्होंने फाइनली ये कहा कि ये इंडिविजिबल पार्टिकल होगा हमारा एटम। जॉन डाल्टन ने बहुत सारे काम किए हैं बच्चों, इनका नाम आगे भी आप सुनोगे। अभी के लिए स्टूडेंट्स यू नीड टू रिमेंबर कि एटम की खोज में, एटम को ढूंढने की इस जगदोजहद में सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन तीनों ने। ओके। इंडियन फिलोसोफर कौन से हैं बच्चों? महर्षि कन्नद। याद रहेगा ये नाम, महर्षि कन्नद। ओके। ये है हमारे इंडियन फिलोसोफर। कौन से फिलोसोफर है बच्चों? ये इंडियन फिलोसोफर। बच्चों ये साइंटिस्ट के नाम ना, जैसे फिलोसोफर कह रही हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत हजारों सालों पहले की बात है। ओके। सो ये है हमारे इंडियन फिलोसोफर। डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस क्या हैं? ग्रीक फिलोसोफर्स हैं बच्चों। कौन से फिलोसोफर्स हैं? ग्रीक फिलोसोफर्स। याद रखना ये बात। ओके। इनके नाम क्या है, इन्होंने किया क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तभी हमें इस सवाल का जवाब मिलेगा कि हमने एटम के बारे में जो जानकारी हमें मिली है वो किसने दी, किसने शुरुआत की। इस सवाल का जवाब भी अब आपको मिल गया है बच्चों। सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन एंड बेसिक लोगों के नाम क्लास 9th के इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, इंटरनल्स में सवाल आ जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में इसमें से। ओके। सो बच्चों इन साइंटिस्ट के नाम याद रखिएगा, ये टर्म्स परमाणु, पदार्थ, ओके, महर्षि कन्नद, डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस एंड जॉन डाल्टन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बात हम समझ गए हैं, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो बहुत बढ़िया, फिर आगे बढ़ते हैं। और बच्चों इस बात को समझिए कि एटम्स को जब ढूंढने की कोशिश की, जैसे मैंने बताया, देखिए एक एलिमेंट लिया उन्होंने और कैसे ये एटम्स अरेंज होते हैं। हम इस एक एटम की बात करते हैं बच्चों। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लियर है ये बात? सिंगल एक तरीके के एटम को जब इकट्ठे हो जाए उन्हें ही तो कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं बच्चों? एलिमेंट्स। आप ऑलरेडी जानते होंगे कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट। गोल्ड में सारे गोल्ड के ही एटम्स होंगे। समझ गए ये बात? प्योर सब्सटेंस, इसीलिए तो कह रहे हैं कि कोई मिलावट नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अब हमने जाना है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स एंड दिस टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एटम्स। और ये नाम एटम्स देने में, एटम्स की खोज करने में, उनको ढूंढने में जो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, किन लोगों ने प्ले किया है, उनके नाम भी हमने जान लिए हैं। हाँ या ना? तो चलिए फिर अब आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे एटम के साइज के बारे में।
अब हमने कहा कि एटम का जो हमने एटम को देखा है क्या? महर्षि कन्नद ने देखा एटम को? नहीं देखा। डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने भी सजेस्ट किया कि जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसका नाम एटॉमस होगा। जॉन डाल्टन ने एटम को देखा? एक्चुअल में एटम को किसी ने देखा ही नहीं है। अब आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे, इसके बारे में इतनी बातें चल रही हैं, किसी ने इसको देखा ही नहीं है। क्यों नहीं देखा भाई? एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं, इस सवाल का जवाब हमें ढूंढना है। अभी तैयार है फिर ढूंढने के लिए? ये जो 2 पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं ना बच्चों, ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए, सवाल का जवाब मिल जाएगा। ओके, पहला पॉइंट देखिए क्या है जरा बच्चों। एटम्स की जब साइज की हम बात करते हैं, हमें ये जानना होगा एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। ओके, एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। The size of an atom is indicated by its radius. This radius is called as atomic radius. बच्चों आपको ये समझना होगा एटम कितना छोटा है, ये हमें पता कैसे चलेगा? हम ये सपोज कर रहे हैं कि जो एटम है उसके रेडियस के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि एटम कितना छोटा है, हाँ या ना? तो इस रेडियस को नाम दे दिया गया एटॉमिक रेडियस। क्या नाम दिया है बच्चों? एटॉमिक रेडियस। सो स्टूडेंट्स, अब एक एटम का रेडियस कितना होगा? आपके दिमाग में अगली ही बात जो क्लिक हो जानी चाहिए वो ये है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनके एटम का साइज अलग अलग होगा, एटॉमिक रेडियस उनका अलग अलग होगा। ओके, सो बच्चों ये जो रेडियस ऑफ एन एटम, एटॉमिक रेडियस मेजर किस में किया जाए? ये क्वांटिटी याद रखिएगा, एटॉमिक रेडियस इज जनरली मेजर्ड इन नैनोमीटर। किस में मेजर करेंगे हम? नैनोमीटर में मेजर करेंगे। जैसे वेट को, मास को हम किलोग्राम्स में, ग्राम्स में मेजर करते हैं, हाँ है ना? करते हैं ना? तो अब अगर हम रेडियस को मेजर करना है तो रेडियस को जनरली मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हैं हम, किलोमीटर्स में, बट एक्चुअली एटम का रेडियस, एटॉमिक रेडियस हम मेजर करेंगे इन द नैनोमीटर्स। किस में मेजर करेंगे हम? नैनोमीटर्स में। ये बात समझ गए हैं? तो भाई नैनोमीटर क्या होता है? 1 मीटर और नैनोमीटर में कोई रिलेशन है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है बच्चों। 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10 पावर 9, 1/10 पावर 9, यानी कि 1 नैनोमीटर विल बी इक्वल टू 10 पावर -9 मीटर्स। ये बात याद रखनी है। एटॉमिक रेडियस को नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं, तो मीटर और नैनोमीटर का रिलेशनशिप पता होना चाहिए, और वो हम समझ गए हैं, हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलो बढ़िया आगे। तो अब आगे बढ़ जाते हैं और हम बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। इंटरनल में पॉइंट आएगा, पहले दिमाग में फीड कर लीजिएगा, ये पॉइंट बहुत जरूरी है बच्चों। हम बात कर रहे हैं कि सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस किसका होगा? सोचिए जरा, सबसे छोटा एटम कौन सा होगा? इसका आंसर होगा बच्चों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम्स इज द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल। सभी जो एटम्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जो होंगे, सबसे छोटा अगर कोई है तो वो है हाइड्रोजन। क्या है बच्चों? हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल। ये बात समझ गए हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं है अगर? तो अगली बात जो याद रखनी है, अगर हाइड्रोजन छोटा है तो बताओ रेडियस कितना है? सिंपल। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस भी याद रख लीजिएगा, आ सकता है एग्जामिनेशन में, 0.037 नैनोमीटर। क्लियर है ये बात? समझ गए हैं? अब बच्चों जो सवाल था ना, कैन वी सी अ एटम, कैन वी सी एन एटम, तो उसका जवाब देखिए, एटम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम अंडर द मोस्ट पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। जब कोई चीज छोटी होती है तो उसमें कैसे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से देखेंगे, हाँ या ना? इतना छोटा एटम है, इतना छोटा एटम है कि सबसे पावरफुल जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप देखने की कोशिश की गई उसमें से भी हमारा एटम नहीं दिखा, इतना छोटा है वो। समझ गए ये बात आप? बेटा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एटम कितना ज्यादा छोटा है। ऑलरेडी अगर आपको याद हो तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स में द साइज ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स के बारे में हमने बात की थी ना, बहुत छोटे होते हैं वो, बहुत ही ज्यादा अनइमेजिनेबली स्मॉल। इसीलिए 10 पावर -9 देखिए ना, 0.00000 कितने सारे, समझ गए कितना छोटा होगा? इमेजिन कर लिया होगा अभी आपने, राइट? सो एटम इतना छोटा है कि पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी हम नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी देम। सो बच्चों अब हमने इस सवाल का जवाब भी देखा कि एटम का साइज कितना है, और क्या एटम को हम हमारे नेकेड आई से देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। महर्षि कन्नद भी नहीं देख पाए, डेमोक्रिटस भी नहीं देख पाए, ल्यूसिपस भी नहीं देख पाए, जॉन डाल्टन भी नहीं देख पाए, हम भी नहीं देख पाए, इतना टाइम हो गया है, नहीं देख पाए। थ्रू अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल जो माइक्रोस्कोप है उससे हम नहीं देख पाए। याद रहेगी ये बात? समझ चुके हैं हम?
ओके, सो नाउ व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि हाइड्रोजन एटम सबसे स्मॉलेस्ट है, एटम को हम उसके रेडियस से मेजर करते हैं और हम मेजर करेंगे नैनोमीटर्स में। किस में मेजर करेंगे? नैनोमीटर्स में। सबसे छोटा हाइड्रोजन है और उसकी अगर कोई आपको एटॉमिक रेडियस पूछे तो आपको आंसर देना है 0.037 नैनोमीटर्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये पॉइंट समझ गए हैं बच्चों? ओके, तो अब हमने सवालों के जवाब दिए। व्हाट इज एन एटम, कैन वी सी एटम्स, व्हाट इज द साइज ऑफ एन एटम। अगला सवाल, हाउ डू दीज एटम्स अकर। हमने कहा कि एटम्स को हम अकेले ये नहीं मिलेंगे, तो फिर अगर इनको ढूंढने चले तो किसके साथ मिलेंगे भाई? बच्चों, आपको इस सवाल का जवाब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंगल इंडिपेंडेंटली एटम शायद ना मिले, तो फिर कैसे मिलेगा? एटम्स, हाउ डू दे एग्जिस्ट? They exist in combination with the atoms of the same elements or another element. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने दोस्तों के साथ पाए जाते हैं। याद है आपको? आपके भी फ्रेंड्स होंगे जो ऑलवेज यू स्टिक विद देम, यू हैव फन विद देम, ऑलवेज इफ यू वांट टू फाइंड वन पर्सन, वो अपने दोस्त के साथ ही मिलेगा हमेशा। सिमिलरली जो हमारा एटम है वो अकेले नहीं मिलेगा, वो अपने दोस्त के साथ ही मिलेगा। अब दोस्त क्या है? सेम काइंड ऑफ एटम हो सकता है या अलग भी हो सकता है। देखिए, दे एग्जिस्ट इन द कॉम्बिनेशन, दे एग्जिस्ट इन द कॉम्बिनेशन विद द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और अनदर एलिमेंट। या तो वो अपने ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एक और एटम के साथ जुड़े हुए मिलेंगे, या फिर किसी और एलिमेंट के एटम के साथ। समझे ये बात आप? या तो अपने भाई के साथ या अपने दोस्त के साथ मिलेंगे, हमेशा किसी न किसी के साथ। समझ गए ये बात? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। एटम या तो अपने ही घर, यानी कि अपने ही सेम एलिमेंट के एटम के साथ मिलेंगे, अपने भाई के साथ लगा लो आप समझने के लिए, और किसी और एलिमेंट के एटम के साथ दोस्त लगा लो आप। समझ गए हैं ये बात? नाउ देयर इज नो कंफ्यूजन। देखिए, ऑक्सीजन के साथ ही, ओके, सेम एलिमेंट के एटम के साथ ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में पाया जाएगा। किसके फॉर्म में पाया जाएगा? O2 के फॉर्म में। अकेले ऑक्सीजन ढूंढना नॉट पॉसिबल। If you try to find oxygen, you will find it in the combined state, यानी कि O2 फॉर्म में। ठीक है, ऑक्सीजन का एक और एटम के साथ जुड़ा हुआ हमें मिलेगा। समझ गए ये बात? अभी एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड देखो, दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स है, कार्बन और ऑक्सीजन। ओके, CO2। एग्जाम्पल एक और H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। पानी को अगर हम ढूंढने निकले तो बच्चों, एटम कैन एग्जिस्ट एज एन एलिमेंट, एज ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है ये भी जानेंगे, चिंता मत कीजिएगा। देख रहे हैं कैसे कंपाउंड्स बनते हैं, ये भी सीखेंगे हम। अभी के लिए आपको ये पता करना होगा कि एटम्स अकेला नहीं मिलेगा, वो या तो सेम एलिमेंट के एटम के साथ या फिर दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ, हमेशा जोड़ी में ही नजर आएगा। समझ गए हैं ये बात? किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है? Okay, don't worry now. If you have understood this concept, you can understand it more nicely. और अच्छे से सीखेंगे। एक काम करेंगे हम, और वो काम ये होगा बच्चों कि आपको ना, जब ये पता चला है कि एटम या तो सेम एलिमेंट के एटम के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा या दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ, यहीं पे आपको एटम के साथ साथ मॉलिक्यूल और कंपाउंड और आयन, इनका भी जिक्र करना होगा। You need not worry, I will explain to you in detail what is a molecule, what is a compound, what is an ion. अगर आपको याद हो, हमने already molecule क्या होता है, compound क्या होता है कर लिया है बच्चों, but फिर भी need not worry, once again when time will come I will tell you about that as well. Okay, don't worry. ठीक है? So अब बच्चों हमें ये कहना होगा, क्या सारे एटम्स हमेशा अब कैसे मिलेंगे? हम सब एटम, सब एलिमेंट्स की बात करेंगे। अब एक चीज है जो याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए देखिए ये दो पॉइंट अब आपको समझने हैं। क्या है? देखिए, द एटम्स ओनली ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज नोबल गैस। नोबल गैसेस उन्हें कहते हैं विच आर केमिकली अनरिएक्टिव एंड एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। आपको बच्चों अगर कोई पूछे कि एलिमेंट्स के एटम्स कैसे मिलेंगे, तो आपको बोलना है आइदर इन फ्री स्टेट और इन कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में कौन से मिलेंगे? फ्री स्टेट में मिलेंगे हमारे ये नॉन रिएक्टिव या फिर अनरिएक्टिव एलिमेंट, जिन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं, जो स्टेबल होते हैं ऑलरेडी, वो फ्री स्टेट में मिलते हैं। जैसे कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, ये सारे ही स्टेबल हैं। क्या है बच्चों? स्टेबल हैं। तो दे एग्जिस्ट इन द फ्री एट एज अ सिंगल एटम। मैंने आपको ये बताया था अभी ही पिछले पॉइंट में कि वो अकेले दे एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन विद एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स और अनदर एलिमेंट। ये बात समझे हैं ना हम? तो अभी हम ये बात करें ज़्यादातर एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे।
ओके तो बच्चों हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि फ्री स्टेट में मिल सकते हैं, कंबाइंड स्टेट में मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं? फ्री स्टेट में या फिर कंबाइंड स्टेट में। ज्यादातर मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है, जब ज्यादातर कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ्री स्टेट में कौन से मिलेंगे। भाई यही नाम मैंने अभी आपको बताया, जो कि नोबल गैसेस होते हैं, जिन्हें हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, ऑक्टेट रूल इन्होंने रीच कर लिया है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, these all of them are one of those elements, few of those elements जो मैं कह सकती हूँ which are chemically unreactive, किसी से रिएक्ट नहीं करते वो, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं कि they exist in the free state। कैसे एग्जिस्ट करते हैं ये? फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एज सिंगल एटम। ये बात याद रखिएगा, बहुत जरूरी है बच्चों। जब हम कोई चीज सीखते हैं ना, जैसे ही एक्सेप्शन की एंट्री होती है कंफ्यूजन क्रिएट होता है, पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है बच्चों, याद रखोगे ना ये बात? ठीक है, सो अब जब हमने जान लिया कि फ्री स्टेट में कौन से मिलते हैं, तो अब बात कर लेते हैं कंबाइंड स्टेट की। देखिए एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव। ज्यादातर एलिमेंट्स की जो एटम्स है वो तो रिएक्टिव ही हैं, और वो अकेले नहीं मिलते, दे आर very reactive and do not exist in the free state as a single atom। अकेले नहीं मिलेंगे, ज्यादातर रिएक्टिव है। आपको अगर ये समझना है, कुछ क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं ना जो कभी दोस्ती नहीं बनाते, चुप चुप रहते हैं, अकेले रहते हैं, अपने हिसाब से रहते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है। वही है हमारे इनर्ट गैसेस जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो स्टेबल है ऑलरेडी। पर ऐसे बच्चे होते हैं ज्यादातर जो घुलते मिलते हैं, दोस्त बनाते हैं, है ना, वैसे बच्चे हैं हमारे वो एटम्स के, वो एलिमेंट्स जो फ्री स्टेट में अकेले नहीं मिलते, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। अब समझ गए हैं ये बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जब कोई चीज लगे मुश्किल तो उसे रिलेट करो अपनी लाइफ से और वो चीज आसान हो जाएंगी। अपने क्लासरूम को देखो, जो बच्चे अकेले रहते हैं वो है हमारे इनर्ट गैसेस, स्टेबल, फ्री स्टेट में अकेले, उनको किसी की जरूरत नहीं है। बट मोस्ट ऑफ देम घुलते मिलते हैं, बातें करते हैं, वही हमारे बाकी एलिमेंट्स, ज्यादातर एलिमेंट्स वैसे ही होते हैं। याद रहेगी ये बात बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो एटम्स एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में कौन से रहते हैं? हमारे इनर्ट गैसेस, जो कि है हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ओके, क्लियर है ये बात? ज्यादातर एलिमेंट जो बच गए हैं वो रिएक्टिव ही हैं। अब अगला सवाल, एटम क्या होता है, कैसे होता है, देखा या नहीं देखा, छोटा है तो कितना छोटा है, मिलेगा कैसे, इन सवालों के जवाब हमें मिल गए। अब जल्दी से, बहुत कॉमन और इंटरेस्टिंग बात है, सभी जानते हो, जल्दी से बता देती हूँ कि एटम कह रहे हैं सबसे छोटा होता है। क्या कह रहे हैं? सबसे छोटा होता है। बट सच बात यह है कि एटम के अंदर भी पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये बात दिमाग में फीड करनी होगी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। जब एटम के बारे में सीख रहे हैं ना बच्चों, तो मैं चाह रही हूँ कि आज के लेक्चर में एटम के बारे में जो बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो सारी बता दें, तभी ये चैप्टर समझ में भी आएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू दिस। एटम में ही कंफ्यूजन है तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो आज के लेक्चर में स्पेशली मैं उन सभी सवालों के जवाब ढूंढ कर लाई हूँ जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सो अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं एटम के, बताइए, जानते होंगे आप जनरली एटम? बताइए बताइए, 3 कौन से हैं वो? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसी भी ऑर्डर में आप याद रख सकते हैं। तो द सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए ये स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, देखिए इसमें आपको साफ समझ आ जाएगा। देखिए एटम के स्ट्रक्चर में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहाँ पे न्यूट्रॉन्स है, कहाँ पे प्रोटॉन्स है, ये पता होना चाहिए। सभी को पता होगा, जल्दी से बता देती हूँ मैं। जो सेंटर में पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं हम उन्हें। सो सेंटर में देखो ये ग्रीन और ब्लू मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो सेंटर में एटम के मिलेंगे हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। क्लियर है ये बात? सो न्यूक्लियॉन्स आर नथिंग बट प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अब बच गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे डिस्क्रीट शेल्स में, ऑर्बिट्स में। कैसे रिवॉल्व करेंगे देखिए जरा, साफ नजर आ रहा होगा आपको इन शेल्स में ये कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट? तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, वो बता देती हूँ मैं क्विकली आपको। ठीक है, सबसे पहली बात होगी सेंटर में जो प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स की। जब हम बात करते हैं वो प्रोटॉन्स होंगे
पॉजिटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन्स होंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रॉन्स में नो चार्ज, न्यूट्रॉन्स में नो चार्ज। ये बात पता होनी चाहिए बच्चों आपको। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है, न्यूट्रॉन्स नो चार्ज, याद रहेगी बात। तो बच गया इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें बताइए क्या चार्ज होगा, हम सभी जानते हैं उसमें होगा नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होगा बच्चों, देखिए इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ये बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। एटम का स्ट्रक्चर कैसे बना, किसने बताया, कैसे हुआ, वो भी जानेंगे अगले चैप्टर में। अभी के लिए इतना पता होना जरूरी है। ओके चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हमने जान लिया, एटम के जान लिया कि नहीं। अब आपके मन में एक और सवाल होगा, मैम हमने जाना एटम के बारे में, होता क्या है, कैसे मिलता है, सब जान लिया, पर एटम को रिप्रेजेंट कैसे करें। हाउ टू रिप्रेजेंट एन एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम की अब हम बात करेंगे। एक एटम को हम रिप्रेजेंट कैसे करें। आपकी एक आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को आपके नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, हाँ या ना। आपकी पहचान है ना, आपका नाम से आपको लोग जानते हैं। उसी प्रकार से हर एलिमेंट का एक सिंबल होता है। क्या होता है, सिंबल होता है। अगर एलिमेंट का सिंबल होता है तो हम अगर एटम की बात करें तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये जानकारी होनी जरूरी है। सिंबल कैसे आए, क्या सिंबल्स है, वो भी मैं बताऊंगी आपको। अभी के लिए हम बात कर रहे हैं एटम की रिप्रेजेंटेशन की। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। एटम को रिप्रेजेंट अगर करना होगा ना, तो पता है क्या करना है, देखिए The three main subatomic particles that form an atom are protons, neutrons and electrons. ये बात अब हम जान गए हैं। तो जब हम एटम को रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो देखिए जरा, बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा होगा आपको। इसको नोट कीजिएगा, क्या लिखा है, X, A और Z। अल्फाबेट्स में से 3 लेटर्स चुन रखे हैं, कौन से, A, X और Z। आपको बस ये पता करना है A क्या है, X क्या है और Z क्या है, ठीक है। तो X होगा बच्चों सिंबल ऑफ द एलिमेंट। क्या होगा, सिंबल ऑफ द एलिमेंट। तो हमारा X देखिए लिखा है कि सिंबल, जो एलिमेंट का एटम होगा उसका सिंबल लिख देंगे हम यहाँ पर। क्लियर है ये बात। जब हमने ये लिख दिया, A का मतलब होता है बच्चों एटॉमिक मास। क्या होता है, एटॉमिक मास। और Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। क्या होगा, एटॉमिक नंबर। अब आप बोलोगे मैम ये एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है। नाम में ही आधी बातें समझ आ रही होंगी आपको। एटम का मास होगा एटॉमिक मास, एटम का मास होगा एटॉमिक मास। अगर आपसे कोई पूछे मैम मुझे एटम का मास अगर ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढूं, सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ का अगर मास ढूंढना हो तो उसमें जो जो है सबको ऐड कर दो। तो एटम में क्या क्या है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, सबको ऐड कर दो। इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे हैं ना, वो नेग्लिजिबल माने जाएंगे क्योंकि वो इधर से उधर, उधर से इधर होते रहते हैं। सो बेसिकली द मास ऑफ एन एटम इज कंसिडर्ड एज न्यूक्लियस में, सेंटर में जो मास, जो चीजें होंगी उसका मास अगर फाइंड आउट कर लिया तो एटम का मास मिल जाएगा। तो हम आसानी से एटम का मास ढूंढ लेंगे। अब एटॉमिक नंबर कैसे ढूंढें, एटॉमिक नंबर ढूंढना तो और भी आसान है। पीरियोडिक टेबल देखा होगा आपने कभी, तो एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स को ना एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से अरेंज कर रखा होगा। डोंट वरी, जो जो चीजें आ रही है ना, जिन जिन चीजों में आपको लग रहा है यार मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, जैसे जैसे वक्त आएगा, जरूरत पड़ेगी, इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू दैट। डोंट वरी एट ऑल। डरने की क्या बात जब पूजा मैम है साथ। आपको जितनी जानकारी अब होनी चाहिए उतनी दे दी जाएगी, और जितनी होगी आगे चाहिए वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। डोंट वरी, ओके। अभी के लिए जस्ट यू नीड टू रिमेंबर कि एटम को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। पहले सिंबल लिखेंगे जिसको एक्स से डिनोट किया गया है, ए मतलब एटॉमिक मास, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। इस तरीके से एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? नाउ इफ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, तो अब हम एक काम करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जरूरी काम है ये। जब एटम का रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया है तो आपका अगला सवाल ये होना चाहिए, जो हमने ए और जेड लिखा है ना, ओके, एटॉमिक मास लिखा हमने, क्या लिखा, एटॉमिक मास। तो इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू व्हाट इज एन एटॉमिक मास। एक एटम का मास बच्चों, इसके ऊपर ना बहुत कुछ हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट पढ़िए फिर समझ जाएंगे। Atomic mass of an element may be defined as the average relative mass of an atom of the element as compared with the mass of an atom of carbon C12 isotope taken as 12 AMU। Definition सुन के सिट्टी बिट्टी गुल हो गई है, कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये है क्या भाई, ये कहाँ से आया, क्या ये 1/12 C हो क्या रहा है, कार्बन का आइसोटोप क्या है, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे।
डोंट वरी, ज़रूर मिलेंगे। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि एटॉमिक मास को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका डेफिनेशन है। और अगर फाइंड आउट करना तो मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, कार्बन क्यों लिया गया, C12 क्यों लिया गया, इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। पर उससे पहले कुछ और चीज़ें जाननी होंगी। ओके, वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। ओके, आर यू रेडी फॉर इट? एटॉमिक मास का बेसिक आइडिया आपको लगाना है कि मास एटम का हम उसमें टोटली कितना है वो फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली जो हमें करना होगा वो ये है कि हमें एटम में जो जो है उसको ऐड करना है। क्लियर है? अभी के लिए ये लॉजिक याद रखिए। इसमें ये जो एवरेज रिलेटिव मास है, AMU है, कार्बन C12 आइसोटोप है, इनके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। ओके, वेट नाउ। सो अब जब हमने बात की एटॉमिक मास की और मैंने आपको ये भी बताया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम के बारे में कुछ आइडिया आपको लगा है, बाकी आइडिया भी आपको दे दिया जाएगा। ओके, यू नीड नॉट वरी। अब एक्चुअल में क्या होता है ना, जब हम कोई चीज़ करने लगे ना, जैसे एक नई चीज़ आएगी उसके बारे में जानना है, और जो शुरू किया उसको ख़त्म भी तो करना है, हाँ या ना? तो हमने शुरू किया था X, A और Z से एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमको डिटेल में ये जानना होगा X, A और Z के बारे में। एटॉमिक मास का आइडिया मैंने दिया आपको, एटॉमिक नंबर का आइडिया दिया, और अब सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मुश्किल, सबसे ज़रूरी चीज़ X। ये X क्या है भाई? इस X के बारे में जानना होगा। ये X हम कह रहे हैं कि एलिमेंट के सिंबल। अब आपके दिमाग में पहला सवाल, इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं, उन सभी के एटम्स को हम सिंबल से डिनोट करेंगे, तो ये आए कहाँ से, किसने बताया ये सिंबल्स? और बहुत बच्चों को ऑलरेडी ये दिक्कत होती होगी, मैम हमें ना सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स याद नहीं होते, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ये आए कहाँ से, बहुत कंफ्यूजिंग है, ऐसा लगता है ना आपको? चिंता मत करो, आज मैं आपको इस सवाल का जवाब भी दे रही हूँ। आज की क्लास में मैं ये बता रही हूँ कि जो X है ना, इस X की माया को समझते हैं, एलिमेंट्स को समझते हैं, एलिमेंट्स के सिंबल्स कैसे आए ये जान लेते हैं बच्चों। तो चलिए फिर बता दिया जाए आपको। हमारे पास जो सबसे इंटरेस्टिंग शुरुआत हमारी की थी साइंटिस्ट ने, तो जॉन डाल्टन वो थे जिन्होंने एटम और से एटम नाम फाइनल किया था, तो उन्होंने ही इन एलिमेंट्स के सिंबल्स भी दिए। देखिए, डाल्टन वाज द साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस सिंबल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार अगर किसी ने सिंबल देने की सोची तो वो जॉन डाल्टन थे। कौन थे? जॉन डाल्टन। एक्चुअल में उनका ये इरादा था कि भाई इतने सारे एलिमेंट्स हैं, सबका एक सिंबल होना चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए एक यूनिक सी। तो उन्होंने सिंबल्स बनाए। देखिए कैसे बनाए, हाइड्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, देखिए ज़रा, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। देखो कहाँ बिंदी यूज़ की गई है, एक अलग अलग डिज़ाइनिंग की गई है। सल्फर देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, प्लस सिंबल बना रखा है एक सर्कल के बीच में। अब ये बताओ, अगर मुझे कहीं पे भी 10 कार्बन चाहिए तो क्या मैं 10 गोले बनाऊँ, उनको शेड करूं? अगर 10 ऑक्सीजन चाहिए तो 10 गोले बनाऊं, सल्फर ऐसे 10 बनाऊं? कितना कंफ्यूजन हो जाएगा, कितना टाइम टेकिंग है, एफर्ट कितना ज़्यादा है। तो इन सिंबल्स को हम लोगों ने ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि मज़ा नहीं आया इनके साथ, काम ज़्यादा बढ़ गया। तो इस काम ज़्यादा बढ़े हुए काम को कम करने की जिम्मेदारी ली एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसान ने, जो कि है J.J. बर्जीलियस। क्या नाम है उनका? J.J. बर्जीलियस। नाम बता देती हूँ, नोट कर लीजिए। ये हमारे जॉन डाल्टन ने कहा, और फिर J.J. बर्जीलियस ने ये कहा कि भाई ये जो एलिमेंट्स है ना, ये जो एलिमेंट्स हैं, इनके सिंबल्स जॉन डाल्टन जी ने जो दिए हैं वो बहुत टाइम टेकिंग है और एफर्ट ज़्यादा लग रहा है। तो इन्होंने बोला कि मैं देता हूँ एलिमेंट्स के सिंबल जो आप सभी यूज़ कर सकते हैं। तो इनके अलग अलग तरीके थे। कितने तरीके थे? अलग अलग तरीके थे एलिमेंट्स के सिंबल्स को नाम देने के। उन सभी तरीकों को जानते हैं कि कैसे इन्होंने एलिमेंट्स के नाम दिए। सबसे पहला तरीका देखिएगा ज़रा, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स जनरली क्या होता है कि अगर आपने देखा हो, अपनी टेक्स्ट बुक में भी आपको देखा हो, आपके स्कूल में टीचर्स ने कहा होगा बच्चों फर्स्ट 20 एलिमेंट्स पता होने चाहिए, कहा है कि नहीं? पीरियोडिक टेबल के पहले 20 एलिमेंट 9th क्लास में ज़रूर आपको बाकायदा सिखाए गए होंगे, सिखाए जाते हैं। ओके जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 एलिमेंट के बारे में हर स्टूडेंट को पता होना ही चाहिए। बहुत बच्चे रटते हैं इसको बच्चों। ये 20 एलिमेंट्स के बारे में मिनिमम जानकारी अगर नहीं हुई तो आप ना
9th क्लास की केमिस्ट्री में गड़बड़ हो जाएगी, तो आपको ज़रूर ये सिखाए जाते हैं। फिर आने वाले सालों में आगे आगे जैसे बढ़ते हो यूसेज बढ़ती जाएगी और एलिमेंट्स को हम सीखते चले जाएंगे, हाँ या ना। अब आपके मन में जो सवाल आया होगा कि जे बर्जीलियस ने ही ये सिंबल्स दिए हैं क्या? हाँ, जे बर्जीलियस ने ही दिए हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, क्लास 9th के पॉइंट ऑफ व्यू में, अगर आपको लग रहा है मैम बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सिंबल्स कैसे याद रखें, मिनिमम जितने याद रखने वो तो ये हैं ही 20। ओके, बहुत सिंपल है, 4 रोज में 5-5 के आप अगर सीख लोगे, 4 × 5 20, 4 रोज हैं और 5 एलिमेंट्स इन ईच रो, ठीक है। आपको ये 20 एलिमेंट्स के नाम याद रखने होंगे। आपको टेक्निक यूज कर सकते हैं, कोई निमोनिक यूज कर सकते हैं, काम आएंगे आपके, ठीक है। अब बहुत बच्चों ने ना ये 20 एलिमेंट्स रट लिए हैं, हाँ या ना। बहुत लोगों को छोटी छोटी उम्र में सिखा दिया जाता है, बेटा केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए, एलिमेंट्स के सिंबल पता होने चाहिए। चिंता मत करो, ये जो मन में सवाल आता है, दिमाग में जो खुजली होती है कि भाई ये आए कैसे, किसने बनाए, क्यों याद करे, उस सवाल का जवाब अब मैं दूंगी। देखिए, पहली चीज, जब जे बर्जीलियस ने शुरुआत की सिंबल्स बनाने की, तो पहला काम, पहला तरीका उन्होंने चुना, द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ दैट एलिमेंट। जो एलिमेंट का नाम है ना, उसका फर्स्ट लेटर ले लिया। ओके, फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट लेटर लिया तो वो लेटर का ध्यान रखा कि वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। कौन सा लेटर होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे एलिमेंट्स की सिंगल लेटर कैपिटल लेटर सिंबल होता है उनका, जैसे कि हाइड्रोजन। हाँ जी बच्चों, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, सभी जानते हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली सब जानते हैं ये बात। सिमिलरली सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं, और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सिंबल सिंगल लेटर है, यानी कि कैपिटल लेटर। देखिए, बोरॉन, कार्बन, फ्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी एलिमेंट्स के सिंबल सिंगल लेटर है। तो पहला तरीका उन्होंने चुना कि जो फर्स्ट लेटर है ना, जो फर्स्ट लेटर है उसको चुन लिया गया, कैपिटल लेटर। क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सबसे आसान है ये याद करना, हाँ है ना। सो जब ऐसा करा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का सिंबल H कर दिया, तो हाइड्रोजन H से कोई और एलिमेंट शुरू हो गया तो फिर क्या करें। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आगे ढूंढा गया। देखिए, अगला काम क्या किया इन्होंने, अगला काम इन्होंने किया कि सम सिंबल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द नेम्स ऑफ द एलिमेंट। पहले सिंगल लेटर चुना, ठीक है, फिर अगर सेम ही लेटर से शुरू हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए फिर 2 लेटर ले लिए, पहले 2 लेटर। ओके, पहले 2 लेटर, जैसे कि अगर हम जाने, लिथियम एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है Li। क्या है? Li। बेरिलियम का सिंबल है Be। एल्यूमिनियम का सिंबल है Al। एल्यूमिनियम के बारे में सभी जानते हैं, कितना ज्यादा यूज करते हैं हम इसे, हाँ है ना। सिलिकॉन Si, नियॉन Ne, आर्गन Ar, कैल्शियम Ca, बेरियम Ba। ये सारे एलिमेंट्स बच्चों ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सिंबल है ना, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर, अगला लेटर स्मॉल ले लिया गया। याद रहेगी ये बात। सो अगला तरीका था बाय टेकिंग फर्स्ट 2 लेटर्स। पहला तरीका था बाय टेकिंग फर्स्ट लेटर एज इट इज फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट, कैपिटल लेटर ले लिया। बट जैसे 2 लेटर की बारी आई तो वो जो 2 लेटर्स थे, पहला कैपिटल लेटर में लिखा गया और दूसरा स्मॉल, अपर केस लोअर केस। कंप्यूटर में देखा होगा ना आपने, वही हो रहा है बच्चों यहाँ पर। क्लियर? सो नाउ ऐसे कुछ एलिमेंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि हमारे फर्स्ट 2 लेटर से लिए गए हैं। क्लियर है ये बात? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक और चीज हुई इंटरेस्टिंग सी, जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट का सिंबल शुरुआत के ही 2 लेटर से हो। सम सिंबल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ द नेम्स। फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ द नेम, सेकेंड लेटर सबका नहीं चुना, कुछ का थर्ड चुन लिया। एग्जाम्पल देखिए, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की सिंबल बताइएगा जरा। मैग्नीशियम एक्चुअल में देखा जाए तो Ma होना चाहिए, पर Ma नहीं, Mg लिया गया। याद रहेगी ये बात। मैंगनीज, मैंगनीज, सो मैंगनीज का सिंबल लिया गया Mn। समझे ये बात आप? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? देखिए, मैग्नीशियम भी Ma से शुरू हो रहा है, मैंगनीज भी Ma से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए थर्ड लेटर ले लिया गया। मैग्नीशियम का Mg, मैंगनीज का Mn। क्लियर है ये बात? अगला देखिए, जिंक, जिंक में भी Z और N। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल नाउ। एक और एग्जाम्पल, क्रोमियम। क्रोमियम बहुत जगहों पे यूज होता है बच्चों, पता है कि नहीं आपको? गैल्वेनाइजेशन में जिंक के साथ क्रोमियम भी यूज किया जा सकता है। ओके, सो ये जो क्रोमियम है, क्रोमियम के सिंबल देखिए क्या है, Cr। अब आप समझ गए कि पहले तो सिंगल लेटर ले लिया, सेकंड में 2 लेटर लिए, पर जो दूसरा लेटर था बिल्कुल उसका अगला था। तीसरा तरीका था थर्ड लेटर ले लेना,
क्लियर है ये बात? एग्जाम्पल्स के साथ अब आप समझ गए हैं? वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट, अब वाई इंटरेस्टिंग सी बात. There are certain symbols which seem to here no relationship to their names. The symbols of these elements are derived from their Latin names. बच्चों 3 तरीके हो गए, चौथा वाला थोड़ा ट्रिकी है, चिंता मत करना, बहुत आसानी से सिखा दूंगी मैं आपको. चौथा तरीका ये था कि इन्होंने क्या किया, नाम से कोई लेना देना ही नहीं है. जो नाम है ना एलिमेंट का, उसका और सिंबल का कोई लेना देना नहीं है. अब आप बोलोगे ऐसे क्यों, फिर ऐसे कैसे नाम रख दिए बिना तुक्के? चिंता मत करो, ये बात भी समझ आ जाएगी. जब एलिमेंट के सिंबल के नाम रखे गए तो सारे इंग्लिश नेम से नहीं लिए, कुछ लैटिन, ग्रीक, ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस के नेम से भी एलिमेंट्स के सिंबल लिए गए हैं. एग्जाम्पल बताती हूँ. आयरन, लोहा जो हम यूज करते हैं, उसका सिंबल Fe है. क्या है? Fe. अब आप बोलोगे मैम आयरन तो IRON है, Fe ये कहाँ से आया? बता देते हैं कहाँ से आया. सोडियम का सिंबल क्या है बच्चों? सोडियम का सिंबल है Na, है कि नहीं? और अगर हम पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम का सिंबल है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सा, बहुत आसान सा, जो कि है के. बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं. बहुत बच्चों को अभी तक पोटेशियम की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी. बहुत बच्चे गलतियां करते हैं स्पेलिंग में, सो देख लीजिएगा गौर से. और सिंबल है के. अब आपने ये देखा कि मैम देखो नाम कुछ और है, सिंबल कुछ और है, ऐसा क्यों? कहाँ से आए फिर ये सिंबल? अभी बता दिया जाता है आपको कहाँ से आए. इनके लैटिन नेम से. कहाँ से? लैटिन नेम से. देखिए एग्जांपल्स बता दी. सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम. क्या है बच्चों? नेट्रियम. इसीलिए फिर नेट्रियम में से क्या किया गया, नेट्रियम में से शुरू के 2 अक्षर चुन लिए Na. आप समझ में आए सोडियम का सिंबल Na क्यों है? ओके, इस सवाल का जवाब मिल गया ना. अगला सवाल देखो, पोटेशियम का सिंबल के. मैंने बताया अभी अभी आपको, के आया कहाँ से आया? कैलियम से आया. कहाँ से आया बच्चों? कैलियम से. लैटिन नेम है कैलियम, सो के ले लिया गया. इसमें से क्या लिया हमने? के ले लिया. सिमिलरली अगर हम आयरन की बात करें, आयरन का लैटिन नेम है फेरम. क्या है बच्चों? फेरम. फेरम में से Fe निकाल लिया गया. क्या निकाला गया? Fe. इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको ये देखना होगा कि एलिमेंट का फर्स्ट लेटर सेकेंड लेटर हो सकता है, फर्स्ट लेटर थर्ड लेटर भी हो सकता है. ओके, और एग्जांपल देखिए. कॉपर. कॉपर क्यूप्रस में पाया गया था बच्चों. कहाँ पाया गया था? क्यूप्रस में. और अगर इसका नाम देखें तो क्यूप्रम भी कह सकते हैं. क्या नाम है इसका? क्यूप्रम नाम रखा गया था क्योंकि वो क्यूप्रस में पाया गया था. तो फिर इसका सिंबल बन गया Cu. क्या बन गया? Cu. और बहुत बच्चों को सिल्वर और गोल्ड में बहुत कंफ्यूजन होता है, उल्टा पुल्टा लिख देते हैं. अब बताती हूँ कैसे याद रखना है बच्चों. सिल्वर और गोल्ड में अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, एक बार याद रख लीजिए, सिल्वर का लैटिन नेम है अर्जेंटम. क्या है? अर्जेंटम. तो इसका सिंबल बन गया Ag. क्या बन गया? Ag. और अगर गोल्ड की बात हम करें, ध्यान से देखिए, गोल्ड है ऑरम. ऑरम लैटिन में इसका मतलब होता है पीला. ऑरम का मतलब पीला. तो ये पीला कलर होने की वजह से ऑरम नाम रखा गया और इसका सिंबल बन गया Au. अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको लगता है मैम गोल्ड और सिल्वर के नाम याद रखने में कंफ्यूजन होती है, अभी दूर कर दी जाएगी. आपको सोना देखते ही, मतलब महंगी चीज है तो आपके मुंह से निकलता है ना ओ, अब याद रहेगा. इट विल बी इजी फॉर यू नाउ. राइट और रॉन्ग? ओ, Au. सो गोल्ड का याद करने का तरीका है Au. सिल्वर का लैटिन नेम है अर्जेंटिनम, सो Ag आ सकता है सिंबल. क्या आएगा? Ag आएगा. क्लियर है ये बात? एंटीमोनी. एंटीमोनी का सिंबल है Sb. स्टिबियम से आया ये. टंगस्टन. टंगस्टन का सिंबल है W. क्या है बच्चों? W. सो मैं आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स के नाम बता रही हूँ जो लैटिन नेम से बने हैं. किससे बने हैं? लैटिन नेम से. मर्क्यूरी भी एक बहुत कॉमन एग्जांपल है ना. मर्क्यूरी के बारे में बहुत चीजें जाननी है बच्चों हमें. एक बहुत खास एलिमेंट है मर्क्यूरी. मर्क्यूरी एक मेटल होते हुए नॉन मेटल के काम करता है. सीखेंगे उसके बारे में आगे आने वाले साल में, हम जरूर सीखेंगे. लेड. लेड कितनी अलग अलग जगह पे यूज होता है, हाँ है ना. लेड पेंसिल्स में भी यूज होता है कुछ जगहों पर. तो लेड का सिंबल बन गया हमारा Pb. क्या बन गया? Pb. अब आई होप आपको थोड़ी आसानी हुई होगी एलिमेंट्स के सिंबल्स को याद करने में, और ये समझ में आया होगा कि इन एलिमेंट्स के सिंबल ऐसे अलग क्यों हैं. क्लियर है ये बात? अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, मैम कौन है जो इन एलिमेंट्स के सिंबल्स को फाइनल कर रहा है? ऐसे तो कोई भी खड़ा होकर कोई भी सिंबल बता देता है. मैं बोलूं मेरी मर्जी का सिंबल लगाओ तो मानोगे क्या? नहीं. फिर कैसे मानेंगे? हम मानेंगे IUPAC से. IUPAC. IUPAC एक ऐसी कमिटी है बच्चों जो फाइनल करती है एलिमेंट्स के सिंबल्स को. इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता है, नोट कर लीजिएगा. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री.
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. It is very commonly asked. You must know it. IUPAC, IUPAC भी बोल सकते हो, आपका तरीका है. आपको पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट्स के सिंबल्स वगैरह हैं IUPAC से ही फाइनल होके आते हैं. ये सारे फाइनल इसीलिए IUPAC ने किए हैं, तभी फाइनल हुए हैं. ओके, एक यूनियन है केमिस्ट्री की. जैसे घर में या फिर गांव में एक पंचायत होता है, पंचायती राज होती है, हाँ है ना, डिसाइड करते हैं. सिमिलरली एक कमेटी बैठती है ना चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, ये हमारी केमिस्ट्री की कमेटी कह सकते हो आप. अब याद रहेगी ये बात, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC के बारे में ये बात अब आप समझ गए हो. एलिमेंट्स के सिंबल का कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं? तो बच्चों, आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी हैं. हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने एक ऐसा काम किया है जो कंफ्यूजन आई होप आज आपका दूर हो गया होगा. हमने पहले तो एटम के बारे में जितनी जानकारी हम ले सकते थे हमने ली, उसके साइज़ के बारे में ली, उसको कैन वी सी विद अवर नेकेड आइज, इस सवाल का जवाब हमने ढूंढा तो साइज के रिलेटेड ही हो गया, हाँ है ना. इतना छोटा है, इतना छोटा है कि हम उसे तो देख भी नहीं सकते भाई, ये बात हमने जानी. फिर हमने बोला कि एटम्स एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट, या तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे या फिर कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे. और हमने ये जाना कि फ्री स्टेट में कौन एग्जिस्ट करते हैं, इनर्ट गैसेस एग्जिस्ट करते हैं. कौन एग्जिस्ट करेंगे, इनर्ट गैसेस, या कि नोबल गैसेस भी हम कह सकते हैं, हाँ है ना. और बाकी जो ज़्यादातर एलिमेंट्स है वो रिएक्टिव होते हैं. अब आप बोलोगे मैम एटम्स, एलिमेंट्स वर्ड सुन के कंफ्यूजन हमें नहीं होना चाहिए बच्चों. ऑलरेडी क्लास 8 में आपने इनके बारे में जानकारी ले ली होगी. क्लास 8 में मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ा था कि नहीं? एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. याद है ये बात? अगर याद नहीं है तो बेसिक आइडिया होना चाहिए, फिर चिंता मत कीजिएगा, 10th में फिर मिलेगा ये चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन क्या है. एलिमेंट होता क्या है, सिंगल टाइप ऑफ एटम, सिंगल काइंड ऑफ एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म एन एलिमेंट. याद रहेगी अब ये बात, हमने जाना एलिमेंट क्या होता है, एटम के बारे में सवालों के जवाब दिए कि वो होता क्या है, व्हाट इज एन एटम, वो कितना छोटा है, वो एग्जिस्ट कैसे करेगा, और बहुत ज़रूरी रिप्रेजेंटेशन भी की हमने जाना कि हाउ टू रिप्रेजेंट एन एटम. रिप्रेजेंटेशन के लिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में जानकारी होनी चाहिए. आपको मैं बच्चों एक काम देना चाहती हूँ, प्रैक्टिस करनी होगी अलग अलग एलिमेंट्स के एटम के रिप्रेजेंटेशन को. हो पाएगा क्या? बहुत मुश्किल नहीं है. हमें क्या करना है, एलिमेंट का सिंबल लेना है, उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है और XAZ फॉर्म में उसको डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है. हो पाएगा आपसे? बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप ये जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है ना बच्चों, ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, इनको आपको करना होगा, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी. एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इन एलिमेंट्स को आपको सीखना होगा. आपकी किताबों में भी दे रखा होगा बच्चों, इट्स नथिंग बट X, A और Z. तो X हमारा सिंबल है, हाँ या ना. हमने देखा ना कि कैसे हमने अलग अलग तरीके से जाना कि A और Z क्या होता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. एटॉमिक मास हमने जाना का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, येस और नो. सो स्टूडेंट्स, आई होप इट विल बी इजी फॉर यू, यू नीड नॉट वरी. कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो आई एम देयर टू हेल्प यू. कोशिश तो कीजिए, प्रैक्टिस करके देखिए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी. फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के मैं चाहती हूँ कि आप एटम्स को रिप्रेजेंट करो, डिनोट करो. हो पाएगा बच्चों? सो अगर ऐसा हो गया तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के होमवर्क की. सो होमवर्क में क्या क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको, देखिए जरा. आज के होमवर्क के क्वेश्चंस है, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विथ नेकेड आइज. हमारे आंखों से हम एटम को देख क्यों नहीं सकते, बताइए जरा. अगला सवाल, हाउ डिड बर्जीलियस असाइन सिंबल्स टू द एलिमेंट. किस बिहाफ पे, क्या सोच के, कैसे उसने असाइन किए एलिमेंट्स के सिंबल्स. हो जाएगा, बहुत आसान है. आज के लेक्चर ठीक से देखोगे तो आंसर मिल जाएगा. अगला सवाल, राइट द लैटिन नेम्स ऑफ सोडियम एंड आयरन. बहुत सिंपल है ना, ओके. और मेरी तरफ से जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किया है वो ये है कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटम्स को रिप्रेजेंट करना है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स. हो सकता है बच्चों ये सवाल भी आसानी से आप कर पाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी.
इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, इनको जानना पड़ेगा। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का ही तो खेल है सारा, हाँ है ना। तो एटम छोटा होता है, फिर हमने बोला कि एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, हाँ है ना। तो बच्चों आज का होमवर्क आराम से स्मूथली कर पाओगे आप। आई होप सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपकी टेक्स्ट बुक्स में और अगर कोई भी किताब आप खोलो तो इस चैप्टर की शुरुआत जनरली होती है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से, हाँ है ना। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। एंड वी ऑल्सो हैव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, आयॉन्स क्या होते हैं, है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हमें जानना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप, क्योंकि एग्जामिनेशंस नज़दीक हैं, एक बार आप ज़रूर इनको देखिएगा, समझिएगा। प्रॉब्लम ये है कि सभी बच्चे इसको रटने में या समझने में लग जाते हैं, यही दिक्कत होती है। इफ़ यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे चीज़ों को। सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एटम क्या होता है पता नहीं, एटम का साइज कितना छोटा है पता नहीं, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए ये नहीं पता, तो आप कैसे इन कॉन्सेप्ट्स को समझोगे। इसीलिए मैंने आपको ये कराने से पहले एटम के बारे में जो बेसिक सवाल आपके दिमाग में होते हैं उन सारों के जवाब पहले ढूंढना जरूरी था। नाउ वी विल इजीली एंड वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स, यू नीड नॉट वरी। इस चैप्टर को समझने के लिए पहले एटम को समझना जरूरी है, ओके। एटम्स समझ जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, उन पे प्रॉब्लम्स, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, जो भी ये वर्ड्स हैं, जो टर्म्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, उनको हम समझ सकते हैं। पर पहले बेसिक रूल है, एटम के बारे में हर पॉसिबल क्वेश्चन का जवाब आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसको हर वक्त सही जगह पर यूज कर पाओगे, हाँ है ना। सो आई होप आज का होमवर्क आपको समझ आ गया है। अगले क्लास में टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, यू नीड नॉट वरी। आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच आई हैव गिवन टू यू। अगर आप देखोगे, करोगे, आई होप अब आपके एटम के रिलेटेड सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, उनके साइज के बारे में, वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं, उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, हाँ है ना। तो अगर मिल ही गए हैं तो आई होप आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके चीज़ों को और सिंपल कर दोगे। तो बच्चों, I am very happy today because I have started the third chapter of chemistry. हमारे एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं ना, तो हमने क्योंकि 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं, थर्ड चैप्टर भी जल्दी से कंप्लीट करेंगे, यू नीड नॉट वरी। चैप्टर कंप्लीट अच्छे से करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। रटना तो सभी करते हैं और हमें रटना नहीं है, तो अगर रटना नहीं है तो चीज़ें ध्यान से देखनी तो पड़ेंगी, हाँ है ना। सो आई होप the basic queries regarding atoms which you have in your mind are clear today. आज आपको एटम के वर्ड का मतलब, वो कहाँ से आया, किस साइंटिस्ट ने बताया, एटम कैसा होता है, एटम कितना छोटा होता है, इन सभी सवालों के जवाब आपने ढूंढ लिए हैं, हाँ है ना। सो आज के सवालों के जवाबों को अपने दिमाग में अच्छे से फीड कर लो, दिया हुआ होमवर्क अच्छे से कर लो, फिर मिलेंगे हम हमारी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।